अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 और टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बेटा हमारा जो चैप्टर है इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने किस्म की वैरायटी है, उनको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे तरतीब दे सकते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा था कि हमारे लिए साइंस का सब्जेक्ट बहुत वास्ट हो गया था, तो हमने उसको डिफरेंट ब्रांचेस में चेंज कर लिया था। ठीक है, 4 ब्रांचेस में चेंज कर लिया था। उसके बाद बायोलॉजी को हमने 3 मेजर डिवीजन्स में चेंज किया ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए, और उनको भी आगे हमने 16 ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड कर दिया था। तो ये सारा काम हमने क्यों किया था? ताकि हमारे लिए इंफॉर्मेशन गेन करना आसान हो जाए। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है यानी एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको स्टडी करना हमारे लिए एक ही बुक में बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उनको क्या करेंगे और डिवाइड कर देंगे इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, और हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप किससे रिलेटेड है, उनमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी उनमें एवोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या खसूसियात या क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? लाइफ, यानी बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी के नाम को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो 2 टर्म से रिलेटेड है। टर्म बायोडाइवर्सिटी डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं? बायो मीन्स लाइफ, मैं आपसे ऊपर भी शेयर कर चुकी हूँ, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विदिन स्पीशी एंड अमंग स्पीशी, यानी एक स्पीशी में वैरायटी, और या जैसे कि हम हैं, हम देखें पाकिस्तान में सारे के सारे जो है एक जैसे लोग हैं। चाइना के लोग देखने से पता चल जाता है कि वो चाइना के लोग हैं, यानी स्पीशी तो होमोसैपियन ही है ना, हम भी होमोसैपियंस है, चाइना के लोग भी होमोसैपियंस है, लेकिन साथ ही देखने से पता चल जाता है ये पाकिस्तान के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं या बांग्लादेश के लोग हैं, क्योंकि हम सारे एक जैसे हैं। लेकिन चाइनीज को देख के साथ ही पता चल जाता है ये चाइना के लोग हैं। जैसे कि किसी भी आप देख लें, ये सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों है? तो होमोसैपियन है, तो एक ही स्पीशी। यहाँ पे जो लाइन है ना, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, क्या है? विदिन स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। ठीक है, यानी एक ही स्पीशी के लोग भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। किस बेसिस पे? हाइट की बेसिस पे, ठीक है, उनके कलर की बेसिस पे, उनके आई बेसिस पे, उनके हेयर की बेसिस पे, ठीक है, यानी उनके जो फीचर्स हैं उनकी बेसिस पे भी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। साथ ही हमें पता चल जाता है किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है या किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। कई बार हमें ये भी पता चल जाता है, जुबान से हमें पता चल जाता है कि ये सिंध के हैं, ये सिंधी हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं, ठीक है, या फिर ये पंजाब के लोग हैं, क्योंकि हमारा जो लहजा है उससे भी हमें पता चल जाता है। तो स्पीशी में भी विदिन स्पीशी भी वैरायटी हो सकती है, अमंग स्पीशी डिफरेंट स्पीशीज में भी वैरायटी, यानी दोनों पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, यानी एक स्पीशी में जो वैरायटी है उसको भी पढ़ेंगे और डिफरेंट स्पीशीज में जो वैरायटी है हम उसको भी पढ़ेंगे। अब डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, ठीक है, सेकंड हमारा क्या पॉइंट है? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को किससे पुकारा जाता है? फ्लोरा, फ्लावर से फ्लोरा। ठीक है, यानी जितनी भी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट यानी वैरायटी ऑफ प्लांट्स को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? फ्लोरा। ठीक है, कहीं पे भी आपको फ्लोरा वर्ड नजर आ जाए इसका मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट है। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स यानी वैरायटी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाती है? फौना। ठीक है, यानी जितने भी किस्म के एनिमल्स हैं उनमें डाइवर्सिटी हो तो वो क्या कहलाता है? फौना कहलाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करते हैं, यानी आपका फ्लोरा और फौना किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ कम पाए जाते हैं। रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स यानी गर्म इलाकों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स मतलब गर्म इलाके, ठीक है, यानी आपके जो सहराई इलाके हैं वहाँ सबसे ज्यादा जो आपकी स्पीशीज सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं? आपके ट्रॉपिक्स में पाई जाती हैं। रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में, फेवर इन पोलर्स यानी सर्द इलाकों में। ठीक है, पोलर क्या है? आपके सर्द इलाके।
ठीक है, यानी वो इलाके जहां सर्दी ज्यादा होती है उनको पोलर्स बोलते हैं। फेवर यानी कम, सबसे कम आपकी जो फ्लोरा और फाना की डाइवर्सिटी सबसे कम कहाँ है? पोलर रीजन्स में। और मॉडरेट यानी दरमियानी, ना ही इतनी ज्यादा है ना ही इतनी कम है, कहाँ पे है? टेम्परेट रीजन्स में। ठीक है, यानी आपके जो कि ना ही इतने गर्म इलाके होते हैं ना ही इतने सर्द इलाके होते हैं, बिटवीन जो है आपके गर्म और सर्द इलाकों के जो लैंड एरियाज आपके जितने भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो आपके टेम्परेट इलाके हैं, वहां पे मॉडरेट यानी ना तो इतनी ज्यादा स्पीशीज है ना ही इतनी कम स्पीशीज है, यानी डाइवर्सिटी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फॉना। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और रिचेस्ट कहाँ है आपकी डाइवर्सिटी? ट्रॉपिक्स में। फेवर कहाँ है? पोलर्स में। और मॉडरेट कहाँ है? टेम्परेट रीजन्स में। अच्छा जी, उसके बाद है आपकी बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स। ठीक है, यानी आपकी 4 बिलियन ईयर्स से ये जितनी भी आपकी दुनिया में डाइवर्सिटी यानी पूरी अर्थ यानी जमीन में जितनी भी आपकी डाइवर्सिटी पाई जाती है वो 4 बिलियन ईयर्स का नतीजा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट का मानना ये है कि 4 बिलियंस में जितनी भी डाइवर्सिटी, बेशक वो एनिमल्स हैं, बेशक वो प्लांट्स हैं, बेशक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर किस्म की डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स कितने सालों की वजह से इस दुनिया पे मौजूद है? 4 बिलियन ईयर्स की वजह से ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ अभी तक जो है वो किसी भी साइंटिस्ट को पूरे तरीके से नहीं पता कि कब से हमारी जो लाइफ है इस दुनिया पे मौजूद है। ठीक है, लिमिटेड एविडेंसेस, हमारे पास इतने एविडेंसेस नहीं है, हमारे पास इतने एविडेंसेस नहीं है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट वेल नोन। ठीक है, आपकी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो अभी भी पूरे तरीके से नहीं पता है कब से वजूद में आई है। तो लिमिटेड एविडेंसेस की वजह से हमारे पास 600 मिलियन ईयर अगो आर लाइफ अकर, यानी साइंटिस्ट का मानना ये है कि 600 मिलियन ईयर अगो पहले हमारी शायद सारी की सारी जितनी भी जिंदगी है वो वजूद भी आई होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट वेल नोन, अभी तक हमें पता नहीं है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ कितने बिलियन ईयर्स है? 4 बिलियन ईयर्स। और लिमिटेड एविडेंसेस क्या सजेस्ट करते हैं कि अकरेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कब से है? आपके 600 मिलियन ईयर्स। ठीक है, ये दोनों आपके एमसीक्यू हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए किस तरह से अहम है, कि कहाँ कहाँ अहम है? प्रोवाइड फूड, हमें खाना प्रोवाइड करती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी हम एनिमल से फूड लेते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्लैश खाते हैं यानी गोश्त खाते हैं जानवरों का, तो हमें फूड प्रोवाइड करती है। ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन जो है वो हमें ड्रग्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यानी मेडिसिन ड्रग्स यानी कि आपकी जितनी भी किस्म की मेडिसिन होती हैं वो ड्रग्स ही होती हैं। और आप बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हम ड्रग्स हासिल करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हम ड्रग्स हासिल करते हैं। आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आप बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं आपको। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में आपकी जो ट्रीज हैं उनकी जो लकड़ी है, ठीक है, आप उसको घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी बिल्डिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। फाइबर आपको कपड़ा प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे कॉटन का जो आपका कॉटन कहाँ से लेते हैं आप? ठीक है, वो भी आप पौधों से लेते हैं। ठीक है, रेशम आप कीड़ों से लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी के ये फाइबर्स यानी आपको कपड़ा प्रोवाइड करता है। डाइस, बहुत सारे फूलों की पत्तियों के आप जो हैं वो उनसे डाइस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स के डाइस आप हासिल कर सकते हैं प्लांट से। ठीक है, रेजन्स जो होते हैं वो बेटा जो आपके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें से एडहेसिव मटेरियल्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई पौधा काटे उसमें से वाइट कलर का रेजन्स निकलते हैं। ठीक है, आप एलोवेरा से निकालें, एलोवेरा में से जेल निकलती है। ठीक है, तो वो आपके लिए जो है वो रेजन्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रबर के प्लांट से आपको रबर मिलता है, बहुत सारे प्लांट से आपको ऑयल मिलता है, एक्सेट्रा। यानी ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं और ये आपको कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती हैं। उसके बाद मेंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, कैसे?
प्लांट्स और एनिमल्स आपके इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि प्रे और प्रीडेटर रिलेशनशिप, ठीक है, शिकारी शिकार करता है। अब देखें, अगर आपके बहुत सारे एक जंगल है, उसमें आपके अगर बहुत सारे जो हैं वो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स मतलब ब्लाइंड, जो कि आपके हर्बीवोर्स को खाते हैं और दूसरे कार्निवोर्स को भी खाते हैं। अगर वो आपके कार्निवोर्स को जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स को सारे के सारे खा लें, तो आपके जो है वो प्लांट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, यानी कार्निवोर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और प्लांट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर हर्बीवोर्स ज़्यादा हो जाएं किसी भी जंगल में, तो वो सारी की सारी जो है वो प्लांट्स को खा लेंगे और प्लांट्स कम हो जाएंगे, ठीक है, और आपके हर्बीवोर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके मेंटेन करता है इकोसिस्टम को, यानी अगर आपके कार्निवोर्स हर्बीवोर्स जो हैं वो आपके फॉरेस्ट में एक जैसे मौजूद हों, तो आपके इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में मदद देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ आपको नमी का तनासुब, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, वहाँ आपको ठंडक महसूस होती है, ठीक है। जहाँ पे कम होते हैं वहाँ आपको गर्मी महसूस होती है। तो आपके इकोसिस्टम को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मदद करते हैं। रेगुलेट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। आपकी रेगुलेट केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कैसे रेगुलेट करते हैं, बहुत सारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो प्लांट्स जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके जो एनवायरनमेंट है उसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके डेजर्ट प्लांट्स हैं, ठीक है, वो डेजर्ट प्लांट्स जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके एनवायरनमेंट को जो है वो क्लीन कर देते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को घरों में जो है इसी वजह से भी रखा जाता है ताकि टॉक्सिसिटी जो है वो कम कर दें और आपकी एयर को जो फ्रेश कर सके। तो इसी तरह रेगुलेट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, आपकी एनवायरनमेंट को जो है वो रिफ्रेश करते हैं आपके प्लांट्स। इसके अलावा बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपकी सॉइल में मौजूद होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जो है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं और आपकी सॉइल को जो है वो फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल, ठीक है। आपके बहुत सारे जो वर्म्स हैं जैसे कि अर्थ वर्म है वो जो है आपकी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा साइकिल्स जो है, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर जो है वो वेपर्स बन के आपके हवा में चले जाते हैं, उसके बाद क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स दोबारा से रेन बरसाते हैं, तो ये एक साइकिल है, ठीक है। ये कौन कर रहा है, ये भी आपके सारे के सारे जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसमें जो है बहुत अहम काम कर रहे हैं, यानी आपके बायोडाइवर्सिटी जो है वो सारे की सारी ये रेगुलेट करती है केमिस्ट्री को, आपकी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, आपको फूड प्रोवाइड करती है, ड्रग्स प्रोवाइड करती है, बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर, डाइज, रेजन्स, रबर्स, ऑयल, ये सारी की सारी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना, यानी ऑर्गेनिजम्स को तरतीब देना। एंड एम्स एंड प्रिंसिपल्स, एम्स क्या है उसके पीछे हमारा, ठीक है, और इसका असूल क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू है 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पूरी दुनिया में 1.5 डिस्कवर जितने हो चुके हैं, ठीक है, यानी जिनकी डाइवर्सिटी हम मालूम कर चुके हैं या जिनको डिस्कवर कर चुके हैं वो 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स हैं हमारे पास, और ओवर 0.5 मिलियन टाइप ऑफ प्लांट्स हैं आर नोन बाय द बायोलॉजिस्ट, यानी बायोलॉजिस्ट को इतने टाइप, सिर्फ ये बहुत कम है, अभी और भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं या जिन पे अभी हम रिसर्च नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बायोलॉजी में जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यूज वो है 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, ओवर 0.5, ठीक है, ओवर 0.5 हैं टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन बाय द बायोलॉजिस्ट, ठीक है। अब इधर इस पूरे इन सब टॉपिक्स में से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका बायोडाइवर्सिटी का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं, फौना, और इसके बाद आपकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, यानी ट्रॉपिक्स में रिचेस्ट है, फीवर है आपकी पोलर्स में, और मॉडरेट है इन टेम्परेट रीजन्स में। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ कितने बिलियन ईयर्स हैं,
4 बिलियन ईयर्स, ठीक है। और लिमिटेड एविडेंसेस के जो आपको सजेस्ट करते हैं कितने साल पहले दुनिया वजूद में आई है, आपकी 600 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको दो तरीके से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आवर डेली लाइफ या इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आवर एनवायरनमेंट। ये दोनों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे यहाँ से आपके दो MCQ बन सकते हैं, कितने मिलियन आपके पास एनिमल्स हैं और कितने मिलियन आपके पास प्लांट्स हैं जो कि जिन पे रिसर्च हो चुकी है या जो बायोलॉजिस्ट जिनको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी टेक्सोनमी। पॉइंट क्या है आपका टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या करता है, टेक्सोनमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे टेक्सोनमी क्या है, टेक्सोनमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन। और सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स डील्स विद द क्लासिफिकेशन आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। टेक्सोनमी में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिक्स में क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करना है, यानी एवोल्यूशन कब जो है वजूद में आई और किन से वो रिलेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, यानी किन एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे जो है वो आपस में मैच करती हैं, यानी उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी चेक करनी है कि वो इवॉल्व कब हुए थे, इस दुनिया में पैदा कब हुए थे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स में दो, ठीक है। और ज्यादातर इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। या डिफाइन टेक्सोनमी या डिफाइन सिस्टमैटिक्स आपको अलग से भी आ सकता है। उसके बाद आपके पास है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपके पास 2 एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। और राइट द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, डिटरमाइन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में सेम चीजें कौन सी हैं और फर्क चीजें कौन सी हैं, टू स्टडी इजीली, ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें। यानी उनमें सिमिलर चीजें भी देख लेंगे, उनमें फर्क चीजें भी देख लेंगे, और बाद में अगर सिमिलरिटीज ज्यादा हैं तो एक ग्रुप में रख देंगे, अगर डिफरेंसेस ज्यादा हैं तो उनको अलग ग्रुप में रख देंगे। तो ये हमारा एम ऑफ क्लासिफिकेशन पहला हो गया। और सेकेंड हमारा एम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी एवोल्यूशन जब वो मार्ज वजूद में आई, जब वो इवॉल्व हुए, उनकी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो किस लिहाज से मैच करते हैं, इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अब आपका ये था टेक्सोनमी की डेफिनेशन, सिस्टमैटिक की डेफिनेशन, एम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर आप इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। उसके बाद है आपकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज गोट थ्रू द सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर्स, ठीक है। दोबारा देखें, वही बात जो है वो रिपीट हो रही है, यानी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। और सेकंड वो क्या बात कर रहे हैं कि सिमिलरिटीज क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी उनके जो खुसूसियात हैं उनमें कितनी हद तक जो है वो सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, वो ज़ाहरी तौर पे एक दूसरे से कैसे मैच होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल में क्या है, स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन देन द इंसेक्ट्स, ठीक है। यानी जो आपके स्पैरो है, स्पैरो, पिजन और इंसेक्ट को देखें, स्पैरो के भी विंग्स हैं, पिजन के भी विंग्स हैं, इंसेक्ट के भी विंग्स हैं, सिमिलरिटीज हैं तीनों में, लेकिन मोर क्लोजली रिलेटेड कौन कौन से हैं, स्पैरो और पिजन, क्योंकि स्पैरो की भी देखें 2 टांगे हैं, पिजन की भी 2 टांगे हैं, ठीक है। और दोनों किस किंगडम में आते हैं, एवीज में आते हैं, यानी एवीज हैं, यानी वो बर्ड्स हैं। लेकिन इंसेक्ट जो है वो अलग कैटेगरी है, साइज में छोटा होता है, ठीक है। पाँव भी जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, कई बार 4 होते हैं, ठीक है, उनके पाँव। और विंग्स जो है साइज में छोटे होते हैं, विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, डिफरेंसेस ज्यादा हैं, इसीलिए उनको अलग रख दिया। इनमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं, स्पैरो और पिजन में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं। दोनों के विंग्स हैं, कौन से विंग्स हैं, फेदरी विंग्स हैं, ठीक है, फेदर उनके। और इसके अलावा दोनों हवा में उड़ते हैं और शेप में काफी हद तक सिमिलर होते हैं। और इनके अलावा इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स में तो बोन्स ही नहीं होती। अब सिर्फ इस बेसिस पे कि ये भी उड़ता है, ये भी उड़ता है, ये भी उड़ता है, हम इनको एक क्लास में तो नहीं ना रख सकते, क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक सिमिलरिटी इंसेक्ट से मिलती है कि वो उड़ता है, यानी उनके विंग्स हैं,
ठीक है। और हर इंसेक्ट का भी विंग नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो जमीन पे क्रीप करते हैं, यानी रेंगते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स जो हैं उनको अलग क्लास में रखा, और स्पैरो और पिजन जो है वो इनमें सिमिलरिटी ज्यादा है, इसलिए इनको एक क्लास में रख दिया। ये आपकी सिंपल सी एक क्या थी, एग्जाम्पल थी। उसके बाद है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है। आप जो आपकी क्लासिफिकेशन है आप उसको सिर्फ ग्रुप्स में ही डिवाइड नहीं करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। अगर ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आप उनको आगे सब कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले 3 मेजर डिवीजन्स पढ़ी थी बायोलॉजी की, और उनमें भी सारी की सारी जो है उनकी डिवीजन पूरी नहीं हो सकी तो आगे हमने 16 और मेजर ब्रांचेस भी जो है वो रीड की थी। तो इसी तरीके से तो ग्रुप्स हैं, और अगर उनमें भी आपकी सारी की सारी स्टडी नहीं हो पा रही है तो आप उनको सब ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगली क्या बात है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज seen in the external internal structures and in the stages of development, यानी 3 चीजें हमने देखनी है। एक्सटर्नली वो कैसे मैच करते हैं, इंटरनली उनके ऑर्गन्स कैसे मैच करते हैं, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट जब उनके हो रही है तब कैसे कैसे वो डेवलप कर रहे हैं। यानी पहले वो अंडे में थे, फिर वो बाहर निकले, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पूरे के पूरे जो है वो ऑर्गेनाइज होके जो है वो बाहर निकलते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं स्टेजेस ऑफ, जैसे आपका फ्रॉग है, फ्रॉग एग हैच होता है, जब वो निकलता है तो वो फिश की तरह का होता है, यानी उसकी टेल होती है, वो बाकायदा स्विम करता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उसकी फिश टेल जो है वो खत्म हो जाती है, उसके लिम्स आ जाते हैं, ठीक है। और वो जमीन पे आ जाता है और वो चलता है यानी कूदता है, होप करता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो फिश होती है वो भी अंडे में से निकलती है, उसकी भी टेल होती है, और हमेशा टेल ही रहती है और हमेशा पानी में ही रहती है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो फर्क है, ठीक है। तो वो दोनों क्या थी, फर्स्ट क्या बात थी उसकी कि स्टार्ट कहाँ से हुए, दोनों अंडे में से निकले इकट्ठे, दोनों फिश की तरह के थे। लेकिन आगे स्टेजेस में डेवलपमेंट चेंज कहाँ आया कि वो हमेशा पानी में ही रहता है फिश, लेकिन जो फ्रॉग है वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है उसके लिम्स आ जाते हैं और वो बाद में आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है आखिरी आपकी बात जो है इसमें मॉडर्न जेनेटिक्स विद डीएनए हेल्प इन द क्लासिफिकेशन। अब डीएनए क्या है, डीएनए आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, डी फॉर डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के ऊपर आपका डीएनए मौजूद होता है, जो कि आपकी इनहेरिडेटरी यानी जितनी भी विरासत की इंफॉर्मेशन है इस डीएनए के ऊपर मौजूद है। तो आपको ये अब जब से आपके पास मॉडर्न जेनेटिक्स आई है यानी डीएनए आई है, तो इस स्टेप की ज़रूरत बहुत कम रह गई है, क्योंकि ना तो अब हमें एक्सटर्नल फीचर्स को देखना है, ना इंटरनल फीचर्स को देखना है, ना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देखना है। आपके पास डीएनए है, आपने डीएनए स्टडी किया, डीएनए में ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आपकी फीचर्स क्या हैं, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपके डीएनए के अंदर मौजूद है। आप 2 ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को सिंपली जो है वो आपस में मैच करके देखें, जो ज़्यादा डीएनए मैच करते हैं उनको आप एक क्लास में रख दें, और जो कम डीएनए मैच करते हैं वो उनको दूसरी क्लास में रख दें। तो मॉडर्न जेनेटिक्स ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा लेक्चर वाइंड अप। अब हम इसको क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर में से आपको नहीं आएगा। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। फ्लोरा, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा है, और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स फौना है, ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किन इलाकों में पाई जाती है, और कम किन इलाकों में पाई जाती है, दरमियानी किन इलाकों में पाई जाती है, यानी ट्रॉपिक्स, पोलर और टेम्परेट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी ज़मीन पे कब से पाई जाती है, 4 बिलियन ईयर्स। और लिमिटेड एविडेंसेस क्या सजेस्ट करते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपकी जो लाइफ है वो अकर हुई थी। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, ये अक्सर आ जाता है। उसके बाद आपके पास ये एमसीक्यू आते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कितने टाइप ऑफ रिसर्च की हैं आपके एनिमल्स की, दैट आर 1.5 मिलियन, और प्लांट्स कितने हैं 0.5 ओवर 0.5 मिलियन, ठीक है। ये भी आपके 2 एमसीक्यू बन सकते हैं।
यहाँ से आपको टेक्सोनमी की डेफिनेशन आ सकती है, सिस्टमैटिक्स की, दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जाम्पल से आपको बता दिया है मैंने कि जो ज़्यादा सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में और जो डिफरेंट है उनको अलग कर देते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी आपकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की टर्म्स हैं, किस किस बेस पे करते हैं हम क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स की और सब ग्रुप्स की बेस पे, सिमिलरिटीज हो एक्सटर्नल, इंटरनल और डेवलपमेंट स्टेजेस पे। और मॉडर्न जेनेटिक्स ने हमारा काम जो है वो और आसान कर दिया है, ठीक है, डीएनए की मदद से हम आसानी से जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।